वेलकम बैक जी। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और रिनाउंड डेंटिस्ट जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की वजह से एक ख़ास पहचान रखते हैं। आज हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं ना सिर्फ हाइजीन के मसाइल और बल्कि हम वो कॉमन मिस्टेक्स उनके साथ डिस्कस करेंगे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर लेते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनानी है, जिसके बाद हमारे जो स्माइल है वो ज़्यादा देर तक काबिल बर्दाश्त रह सके। तो ये जो सारे मसाइल हैं, कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, उनके क्या हल होते हैं, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। हमारे साथ हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद। वेरी वार्म वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो किन मसाइल को लेकर आते हैं? बहुत शुक्रिया रिदा आपका, सिटी 42 न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया है और एक बहुत ही अहम ये एक जो है मसला है हमारी कम्युनिटी का, उसको जो है एड्रेस करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा फोरम भी है और इसका उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे ऑडियंस हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। तो सवाल आपका ये है कि बहुत सारे कॉमन जो मसाइल हैं जिसके साथ हमारे पास मरीज़ आते हैं, तो 2 या 3 मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। सबसे ज़्यादा तो जो है कि दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों से खून आना। सही। और कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं कि दांतों में ठंडा गर्म, इसको हम सेंसिटिविटी, हसासियत। तो 3 मसाइल हो गए, कीड़ा लगना दांतों में और दांतों से मसूड़ों से खून आना और तीसरा हसासियत। हसासियत के भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बड़े जो मसाइल हैं दांतों से कि ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो इसमें आपसे मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि जो कहते हैं कि ये फलाना टूथपेस्ट यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इससे फ़र्क पड़ता है या फिर ये आपको जाना ही है डेंटिस्ट के पास ना कि रंग बिरंगे टूथपेस्ट यूज़ करने हैं? बहुत अहम बात है ये। असल में समहाउ पहले भी एक दफ़ा मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि बहुत मिसलीडिंग है समटाइम्स जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी ये वाला टूथपेस्ट करेंगे तो हर मसाइल वाला हल आपका मसला हल हो जाएगा, ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो हर मसले का हल है। बहुत मिसलीडिंग है ना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसको जब भी कभी आपको बीमारी होती है उस बीमारी का पहले उसका तशखीस होती है कि ये मसला इस वजह से हो रहा है, डॉक्टर ने करनी है। तो अब टूथपेस्ट ने तो नहीं करनी, उसने तो वो तो एक मेडिसिन है। तो आपको पहले चाहिए कि आपकी प्रॉपर तशखीस हो कि अगर आपके दांत में दर्द हो रही है तो क्यों हो रही है, खूब मसूड़ों से खून आ रहा है तो क्यों हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है तो क्यों लग रहा है, वो मसूड़ों की वजह से लग रहा है या दांत की वजह से लग रहा है। पहले तशखीस होगी, उसके बाद उसका इलाज होगा। तो लोग जो है बस वो टूथपेस्ट लेते हैं। होता क्या है, ये टूथपेस्ट वगैरह से इससे ये होता है कि वक्ती तौर पे जो डिजीज़ है वो सप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती है, फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, दब जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो डिजीज़ अंडरनीथ चलती रहती है और फिर वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो टूथपेस्ट इनफेक्टिव हो जाते हैं, वो असर नहीं करते। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो काम बहुत बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पे आके या दांत निकालना पड़ता है या बहुत ही हाई लेवल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इनिशियली एक रेगुलर रूटीन के तौर पर डॉक्टर के पास जाएं इन चीज़ों को चेक कराने के लिए, तो बहुत आसानी से ये मसाइल शुरू में ही हल हो सकते हैं। आपकी क्या है कि कितने अरसे बाद आपको लाजमी क्लिनिकल चेकअप करवाना चाहिए? 6 months to 1 year में आपको आ जाना चाहिए ना। अगर आपको कोई मसाइल हो रहे हैं फिर तो आपको फौरन जाना चाहिए, वरना आपको रेगुलरली लेकिन आपको 1 साल में 2 दफ़ा आप चेक करा लें। और कोई माइनर से इश्यूज होते हैं, आपको उसका फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर आपका छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको देख लेते हैं और वो आपको बता देगा कि आपकी दांतों की सफाई होनी, जिसको हम स्केलिंग है, सफाई होनी है, उससे मसूड़े आपके बेहतर हो जाएंगे। कुछ छोटी मोटी अगर कैविटी है तो उसमें फिलिंग हो जाएगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। आप नॉर्मल रेगुलर फिर उसके बाद ब्रशिंग करते रहें। टूथपेस्ट की तो सर आपने बात की है कि 19-20 का फर्क पड़ता है, वक्ती तौर पर पड़ता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको जाना है, चेकअप करवाना है। टूथब्रश टेक्निक्स जो होती हैं कि जिसे कहा जाता है कि 2 मिनट 3 मिनट करते रहना है, तो कई लोग फिर वो उसकी वजह से भी आपके जो गम्स हैं वो जख्मी होना शुरू हो जाते हैं, इतना ब्रश करते हैं। तो हम सही जो टेक्निक है टूथब्रश करने की वो क्या है? यही है कि देखें, अक्सर ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो अभी आपने मुझसे पूछा है, हमेशा ही मैंने इसका आंसर किया है, अभी भी वही बात है कि आपने दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है। सही। एक सुबह करना है और एक शाम को सोने से पहले करना है। ये मैंडेटरी है, रिकमेंडेड है। ये तो आप अपने सब नाज़रीन से भी मैं कहूँगा जो हमें सुन रहे हैं और जो है आपके लिए भी है और जो भी इससे बेनिफिट करना चाहता है कि 2 वक्त ब्रशिंग इट इज़ मैंडेटरी, सुबह और रात सोने से पहले।
और अभी तो एक रिसर्च ऐसी अच्छी आ गई है, अभी मैंने रिसेंटली मैं उसको जो है एविडेंस, हम ना जो भी बात हम कर रहे होते हैं ये विद एविडेंस करते हैं। एविडेंस मतलब कि ये इस पे रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारी इस पे जो है ना वो पब्लिश भी हो चुकी है, वो बता रहे हैं कि ये रिकमेंडेड है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताने लगा था कि रात को ब्रशिंग करने से, सोने से कहते हैं हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो आपके गम्स के और ओरल कैविटी के ऐसे हैं जो कि ब्लड से ट्रैवल करके आपकी हार्ट की जो है वेजिटेशंस बना देते हैं। ओके। तो उसको भी आपको कम कर सकते हैं, आपको चांस कम कर सकते हैं अब हार्ट डिजीज का, कि अगर आप रात को ब्रश करके सोते हैं। और ये बिल्कुल एविडेंस की बात है। तो 2 वक्त की ब्रशिंग हो गई। और ब्रशिंग का टाइम जो है, जैसे आपने कहा कि 2-3 मिनट 4 मिनट जितना भी रिकमेंडेड है, वैसे हम ना 5 मिनट तक मरीज को कहते हैं 5 मिनट करें, और 5 मिनट बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। 4 मिनट भी ठीक है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और बाकी जो आपने कहा कि वो करते रहते दांत घिस जाते हैं, उसमें देखें टाइम आपने पूरा देना है, लेकिन यू शुड नॉट बी एग्रेसिव, जोर नहीं लगाना। आप यू शुड बी, आपका हाथ बड़ा जेंटल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रशिंग भी हम ये कहते हैं या सॉफ्ट हो या एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो। लेकिन हार्ड लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने दांतों को साफ करना, वो इतना जो है मतलब मजबूत जोर से करते हैं। आज अगर आप लोगों को शायद इस चीज का पता है या नहीं पता, जब आप टूथ ब्रश लेने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है हार्ड ब्रिस्टल्स होते हैं या फिर मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा हार्ड भी होते हैं। अब एक्स्ट्रा हार्ड जो है वो लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा हार्ड से शायद दांत ज्यादा साफ होंगे, तो वो ले लेते हैं और उससे बहुत जल्दी आपका दांतों की ऊपर वाली सरफेस जो व्हाइट होती है, इसको इनेमल बोलते हैं। अच्छा। वो इनेमल इरोड हो जाता है, यानी कि वो ऊपर से वाइप ऑफ हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप मीडियम ले लें। अगर ज्यादा ही आपके दांतों पे बहुत ज्यादा लेयर्स जब बन रही हैं, ज्यादा रिकमेंडेड है कि सॉफ्ट लें। तो आपका हाथ जेंटल होना चाहिए, टाइम पूरा दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना ये बेहतर सफाई हो सकती है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव होते हैं, वो कहते हैं कि हम हर खाने के बाद ब्रश करते हैं? हर खाने के बाद ब्रशिंग का ये है कि आप ये कर सकते हैं कि खाने के बाद आप वैसे रिंस कर लें, क्योंकि माउथ वॉश जो होता है विद टूथपेस्ट यूज, तो आप उसको रेकमेंड करते हैं या फिर आपने माउथ वॉश करना है तो अलग से करना है? ये वाली बात भी, माउथ वॉश एक मेडिसिन है, सही, और वो कॉमन यूज के लिए नहीं है, रेगुलर यूज के लिए नहीं है। वो तो कोई स्पेसिफिक आपको डिजीज अगर हो जाए तो फिर आप करें। या समटाइम्स कभी इंसान सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमने किसी प्रोग्राम में जाना या कहीं हमने बहुत सोशल गैदरिंग में जाना, नहीं, वो मेडिसिन है। वो आपको डॉक्टर आपकी डिजीज को देख के रिकमेंड करेगा, तो आप उसको यूज करें उसके वक्त। और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब 2 वीक्स के लिए, 1 मंथ के लिए, उसके बाद बंद कर दें, डिसकंटिन्यू। क्योंकि आप कंटिन्यू से एक मेडिसिन, उसके अंदर मेडिसिन है, क्लोरहेक्सिडीन है, बहुत सारे पायोडीन है, इस तरह के उसके अंदर मेडिसिन हैं। तो वो अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप बहुत सारे लोग रेगुलर यूज करते हैं, एक दफा वो ब्रश करते हैं और हर खाने के बाद वो माउथ वॉश करते हैं। नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो कुछ मेडिसिन बहुत नुकसानदेह कुछ है जो कि सिर्फ आप जो है ना ये आपकी जो है ना सांस को बेहतर करने के लिए है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर जो है ना ये मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं। ओके, अच्छा, फ्लॉसिंग पे भी आ जाती हूँ। ब्रशिंग टेक्निक्स भी हो गई हैं हमारी, फ्लॉसिंग पे आए। अब आजकल जो एक नया ट्रेंड है जो कि पहले इतना आम नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस आई है कि फ्लॉसिंग भी करनी है आपने, ताकि अंदर तक आपके दांत साफ हो। फ्लॉसिंग के बारे में क्या कहेंगे? फ्लॉसिंग का जो इसमें इसके पीछे जो है ना थ्योरी है, वो ये है कि आपका देखें ब्रश आपका आपने जुबान वाली साइड पे ब्रश किया आपने, अच्छा इसमें भी ये है कि देखिए दांत आपके सिर्फ ये बाहर वाले में से सामने जो नजर आ रहे हैं ये दांत नहीं है, या बाहर से नजर आ रहे हैं ये नजर नहीं, आपकी जुबान वाली साइड पे जो दांत हैं वो भी उतने ही क्लीन होने चाहिए जितने बाहर वाले क्लीन होने चाहिए, और इतने ही क्लीन होने चाहिए तालू वाली साइड वाले दांत जितने कि ये सामने वाले होने चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग का भी एक बड़ा रॉन्ग पैटर्न है कि सिर्फ यूं किया बाहर से और अंदर वाली, ना जुबान वाली साइड को टच किया और ना ही उन्होंने अपने तालू वाली साइड को टच किया, तो ये सही नहीं है। तो आपने जब ब्रशिंग करनी है तो आपने जुबान वाली साइड को भी करना है, बाहर वाली साइड को भी, गाल वाली साइड को भी करना है, और तालू वाली साइड को भी करना है। और ये जो फ्लॉसिंग है, फ्लॉसिंग इज रिकमेंडेड कि आपका जो 2 दांतों के दरमियान में जो जगह है उसको क्लीन करना होता है। उसके लिए फ्लॉसिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग फ्लॉसिंग करते हुए ना अपने ये गम्स को इरिटेट कर देते हैं, और गैप आ जाता है अक्सर। वो बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव आप करेंगे तो उससे हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि वैसे ब्रशिंग अगर आप अच्छी करते हैं और फ्लॉसिंग को स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको लगता है फूड वगैरह पैक हो रहा है तो वहां पे आप कर सकते हैं, वो उस वक्त जरूरत के वक्त यूज इसके लिए उससे भी ज्यादा आजकल ना एक और चीज आ गई, उसको हम कहते हैं वाटर पिक। वो पानी का प्रेशर होता है, जैसे डेंटिस्ट के पास अगर आपका विजिट कभी हुआ हो या जो लोगों का हुआ उनको पता होता है कि उनके पास प्रेशर से वो पानी मारते हैं ना जगहों के ऊपर,
तो आप वो वाटर पिक मिल जाती है, आप मार्केट से बड़ी रेडीली अवेलेबल है। लेकिन क्या आप उसे अपने गम्स नहीं जख्मी कर लेते हैं? वाटर पिक से नहीं जख्मी होते हैं। Okay. इससे फ्लॉस से अगर टेक्निक ठीक ना हो, जो आपकी फ्लॉस है एक अच्छी टेक्निक है, इंटरडेंटल या दो दांतों के दरमियान में से सफाई करने की एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक से नहीं करेंगे, और जिसमें ज्यादातर हमारे लोगों को उसको यूज करना नहीं आता, इसलिए ब्रशिंग अच्छी करें, टाइम पूरा दें, और फ्लॉसिंग जहाँ पे आपको डॉक्टर रिकमेंड करे कि यहाँ पे करें तो वहाँ पे करें। एक और मैं आपसे जो कि मेरा पर्सनल सवाल है कि मिसवाक क्योंकि हमारी सुन्नत भी है, जी बिल्कुल, तो हाउ इफेक्टिव दैट इज? मिसवाक का ये अक्सर जो है ना समहाउ जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव भी मामला हो जाता है। ये आपने डॉक्टर साहब ने तो मिसवाक मना कर दिया, लेकिन मिसवाक बिल्कुल देखिए वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होगी हर चीज़ में। मिसवाक हो, आपका टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, मंजन हो, या जैसे पहले डेंटोनिक हो, पाउडर हो, क्रीम्स हो, वट एवर, दांतों के लिए सबका मकसद दांतों को साफ करना है। मकसद क्या है? दांतों को साफ करना, आपके मुंह को साफ नीट एंड क्लीन रखना है। तो आप कुछ भी यूज करें, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो देखें चीज़ों में बेहतरी आती है ना, तो अब ब्रशिंग और पेस्ट एक इतनी अच्छी मैकेनिज्म आपके पास बन गया। अब देखिए मसवाक हर कौन, चलो गांव में जो लोग हैं शायद उनके लिए तो आसानी से अवेलेबल है, आप अब शहर में रहते हैं, आपके पास कहाँ से मिसवाक आप ढूंढेंगे जाके? लेकिन अगर आप उसको अपनी हेल्दी रूटीन का पार्ट बना लें, आप उसको बनाएं, लेकिन ब्रशिंग भी वही चीज है। मैं कहता हूँ ब्रशिंग भी मिसवाक ही है। सही। मकसद, असल चीज मकसद को नजर रखना है कि मकसद क्या है कि दांतों को साफ होना चाहिए, मसूड़ों को साफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए चाहे आप ब्रश यूज करें, हम एज ए डेंटिस्ट क्योंकि हमें पता है कि जो अभी मेडिसिन, जो ये टूथपेस्ट होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, ये ब्रशेज होते हैं, तो पर्पस वही है। तो आप मसवाक में कुछ जैसे कीकर की है या टाली की है, या कुछ लोग ये जो होता है उसको कहते हैं बकायन, उसकी नीम और बकायन वो बड़ी हार्ड होती हैं, तो लोग यूज करते हैं, वो भी यूज करें लोग, उनका बड़ा अच्छा उसका रोल है। उसमें भी केमिकल्स ही होते हैं ना जो आपके टूथपेस्ट में एडेड होते हैं, वही चीज है। तो मतलब चाहे आप मिसवाक यूज करें, ब्रश करें, चाहे ब्रश करें, लेकिन मुंह को साफ रखें, दांतों को साफ रखें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि आजकल ये आपके पास भी बहुत लोग यकीनन आते होंगे टीथ वाइटनिंग के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सबको एक अच्छी स्माइल देनी है सोशल मीडिया पे। खास तौर पे जो आपके जैसे शोबिज़ से रिलेटेड जैसे आप जैसे प्रेजेंटर होते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे टीथ वाइटनिंग को तो बहुत शौक होता है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने टीथ वाइटनिंग करवाई, उसके बाद उनको ये ठंडा गर्म का सेंसिटिविटी का थोड़ा इशू आ जाता है, तो इसके क्या मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए, लोगों को बहुत जो है ना वही बात, जैसे एक ट्रेंड है कि जी दांत जो है वाइट होने चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक ना नेचुरल की एक हार्मनी होती है। आपके दांतों का कलर आपके फेस कॉम्प्लेक्शन के साथ, आपके हेयर कलर के साथ, आपकी आईज के, ये अल्लाह ताला की तरफ से हार्मनी है। तो जो आपका नेचुरल कलर है ना, वही आपकी असल ब्यूटी है। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है कि हमारे दांत बहुत पीले हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ना हमें वाइट चाहिए, ऐसे ब्राइट ना स्पार्कलिंग दांत चाहिए, सिर्फ दांत नजर आ रहे होते हैं। क्योंकि जो है ना ये वही हमारा मीडिया में इतनी ज्यादा ये चीज दिखाई जाती है, बताई जाती है कि दांत चमकते होने चाहिए, सफेद होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए। ऐड नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर हम उनको जरूर बताते हैं, ठीक है वाइटनिंग हम करते हैं, एक थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये एक जब आप नेचुरल कलर से वाइटनिंग पे जाते हैं ना, तो ये परमानेंट चेंज नहीं आती है। ये आपकी मैक्सिमम जो भी हम वाइटनिंग हमारे पास टेक्निक्स हैं, उसमें 1 साल मैक्सिमम 1.5 साल तक जो है ना वो दोबारा से वही कलर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो हम इसमें मेडिसिन यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, 1-2 और इस तरह की मेडिसिन हैं जो कि यूज होती हैं, तो ये आपके दांतों की, जाहिर बात है ये दांतों के ऊपर ये केमिकल है जो आपके दांतों को थोड़ा सा सेंसिटिव भी कर, जो आपने अभी कहा है बिल्कुल सही बात है। ठंडा गर्म का इशू वक्ती तौर पे होता है, ट्रांजिशनल इसको हम कहते हैं, कुछ देर के लिए होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके दांत अब देखें हर 1.5 साल बाद आप कराएंगे, अगर रेगुलर रूटीन में कराएंगे तो आपके दांत वीक हो जाएंगे। तो जो पहली बात कही वही बात है कि जो नेचुरल खुदा ने जो चीज आपकी हार्मनी बना दी है ना, उसी को फॉलो करें, उसको साफ रखें, उनके ऊपर लेयर्स ना जमे, उनके ऊपर प्लाक ना हो, उनके ऊपर टार्टर ना हो, कैलकुलस ना हो, वो ज्यादा बेहतर, और नेचुरल कलर दैट इज बेस्ट। सही है। और कैविटी का हमें थोड़ा सा बता दें कि कैविटी क्या होती है, थोड़ी समझने में मुश्किल होती है हमें कि ये कैविटी बन जाती है, इसकी वजह क्या है? बच्चों में इसका बहुत ज्यादा इशू होता है, दर्द होता है दांतों में, तो अर्ली एज से बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं? उनकी कैसी ऐसी रूटीन है जो कि हम डेवलप कर सकते हैं जिससे वो बच सकें? जनरल नोशन है कि जी दांतों में, हम एज ए डॉक्टर्स हम कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, सॉरी दांतों में कैविटी हो गई है,
जो अवामुन नास है या जनरल पब्लिक है वो कहते हैं कीड़ा लग गया, सही, दांतों में कीड़ा। यू सी दांतों में कीड़े का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना नहीं है, कोई ऐसा कोई बग नहीं है, कोई ऐसी चीज, सॉरी वो कीड़ा नहीं है। वो कीड़ा नहीं है, छोटे छोटे ये ना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विजिबल नहीं है। ये आप कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया हैं ओरल कैविटी में और जो इस तरह की चीजें जो कि, और ये एक बेसिकली ये डिके प्रोसेस है आपके टूथ स्ट्रक्चर का, यानी कि आपकी जैसे दीवार है उसके अंदर थोड़ा सा वो डिके हो जाए और उसके अंदर वो डिप्रेशन बन जाए, वो डिके है। हाँ। यानी कि वो गल सड़ के खराब हो रहा है। तो और इसका क्या क्या वो गल सड़, ये क्यों गल सड़ जाते हाँ। हैं, तो इसमें यही है कि अगर आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो लेयर्स आपकी जम जाएंगी, लेयर्स जमेंगी और जो जहां जहां वो जमी रहेंगी ज़्यादा देर तक जमी रहेंगी तो वहां पे एक, और सुपर एडेड उसमें अगर आपका कोई एसिडिक एनवायरनमेंट मुंह की बने, और एसिडिक एनवायरनमेंट तब बनती है जब जो है आप प्रॉपर ब्रशिंग ना करें, आप दांत आपके क्लीन ना हो तो मुंह की एसिडिक एनवायरनमेंट और प्लस ये कुछ बग छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये मिलके आपके दांत के स्ट्रक्चर को डिके कर देते हैं और वहां पे एक छोटा सा एक डिप्रेशन बन जाता है, एक होल बन जाता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। उसको कैविटी कहते हैं, उसको कैविटी। और उसका हाँ, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि हमने कॉमन मसाइल थे, उनके कॉमन ये हल थे जो कि रेगुलर आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, बच्चों की रूटीन क्या होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हमें यहाँ पे लाइव जाना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर हैं जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि अभी पहले ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और अब बारी है आपके मोस्ट फेवरेट सेगमेंट की और देखते हैं आज किस किस का बर्थडे है। तो जो नाम है हमारे पास वो है अबू बकर अकरम, जीनत मान, आयशा वसीम, अली आसिफ है जिनका आज बर्थडे है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको अपनी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें और आबाद रहें। तो ये तो थी जी आज की बर्थडे। कल जिसका बर्थडे है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, आपने अपना नाम और अपनी प्यारी प्यारी सी तस्वीर हमें ज़रूर भेजनी है। इंशाल्लाह कल हम आपको भी ज़रूर विश करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। तो जी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है मशहूर साबरी ब्रदर्स, जो कि कव्वाली की जो रिवायत है उसे ना सिर्फ ज़िंदा रखे हुए हैं बल्कि जो आने वाली नस्लें हैं उन तक भी इस रिवायत को पहुंचा रहे हैं। उनसे थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें बताइएगा कि आपका ये जो सफ़र है, आपने बताया कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किन किन की दुआएँ शामिल हैं आपके इस पूरी जर्नी के अंदर? सबसे पहले जी बड़ा करम है मेरे मुर्शद पाक का, पीर फजल मोहिउद्दीन, पीर नज़म मोहिउद्दीन सरकार का। उसके बाद माँ बाप की दुआएँ और दोस्तों की, भाइयों की दुआ के साथ ये सिलसिला इस जो सारा दुआ का है, क्योंकि ये आपको पता है ये फ़कीर का निज़ाम है, कवाली जो है, तो बस ये इसी सिलसिले में ऐसे ही। अच्छा, तो आप हमें अपनी थोड़ा सा रूटीन बताइएगा कि आपकी क्या होती है, कि आप लोग रोज़ मिल बैठते हैं और फिर रियाज करते हैं, फिर महफिलें भी इकट्ठे अटेंड करते हैं, तो आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो किस तरह से इससे इंटरलिंक्ड है? हमारा जी सारा कुछ छोड़ना बिछोना सारा यही इकट्ठे ही है। हम जब से जा खुलती है सुबह तो उसमें हम दफ्तर में सब लोग साथ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है अभी ये थोड़ा सा कवाली का जो विंटर सीजन होता है तो उसमें तो बिल्कुल फारग ही नहीं होते, तो सारा दफ्तर में इसी टीम के साथ सारा टाइम स्पेंड। सही। अच्छा, आपके साथ लाइव परफॉर्मेंस करते हुए, क्योंकि आप सारी लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो कभी कोई ऐसा दिलचस्प वाकया पेश आया है जो आपको कभी नहीं भूला उसके बाद?
बस एक प्रोग्राम में था जी कि रिदम वाले भाई जो तबला प्ले कर रहे हैं, हाँ। वो एक हमने आइटम शुरू किया तो उन्होंने माइक ही नहीं ऑन किया। तो हमने एक स्थायी अंतरा भी पढ़ के बाद में पता चला कि माइक ही नहीं ऑन। तो इस तरह की चीज़ें तो लाइव परफॉर्मेंस हाँ जी, में होती होती रहती रहती होती है। आपकी जो आपको पढ़ना पसंद है अपना कलाम, उनमें आपका अपना फेवरेट सबसे ज़्यादा कौन सा है? मैं जी, मुझे ये खान साहब जी का गाया हुआ काली काली जुल्फें, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है अच्छा। कलाम, वो पेश करने चले जा फिर रहा हूँ। हमें सुना दीजिए। जी, ज़रूर। चल